डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम 8 के पाठ के लघुतरात्मक प्रश्नोत्तरों को समझेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, इस पाठ में एक क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन इस पाठ में 3 नंबर का पूछा जाएगा। तो लघुतरात्मक प्रश्नों में जो 3 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आएगा वो इन क्वेश्चनों में से हो सकता है, इन प्रश्नों में से हो सकता है। हम यहाँ प्रत्येक प्रश्न के उत्तर को समझेंगे और आपको उसका उत्तर कैसे लिखना है बोर्ड परीक्षा में उसके बारे में बताएंगे, और साथ में ही आपकी पाठ्य पुस्तक में, किताब में इसका आंसर कहाँ है, कौन से पेज पर है, वो भी आप नोट कर सकते हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से। हीरा एवं ग्रेफाइट के गुणों में कोई 3 अंतर बताइए। देखो, हीरा और ग्रेफाइट दोनों ही कार्बन के अपरूप हैं और कार्बन के क्रिस्टलीय अपरूप हैं। तो इसके लिए हम देखिए यहाँ पर एक सारणी दी हुई है 8.7, हीरा एवं ग्रेफाइट का तुलनात्मक अध्ययन, यानी कि हीरे में और ग्रेफाइट में क्या अंतर है। तो बोर्ड परीक्षा में जब कभी भी अंतर का क्वेश्चन आता है तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको एक टेबल बना करके, यानी कि सारणी बना करके ही उसका उत्तर देना चाहिए, ताकि आपके अधिक अंक आ सकें, आप पूरे मार्क्स प्राप्त कर सको। जैसे कि बात हो रही थी हीरा और ग्रेफाइट के अंदर गुणों में 3 अंतरों की बात, और यहाँ आपके 5 अंतर दिए गए हैं। तो चलिए हम यहाँ पर 3 अंतर समझते हैं। और आपको पता है 3 नंबर का क्वेश्चन बनता है, तो 3 अंतरों का 3 नंबर का एक प्रश्न बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है। तो इसके गुण में जैसे संरचना की बात करें, पहला गुण क्या संरचना का है, तो हीरे की जो संरचना है वो तो होती है चतुष्फलकीय, यानी कि 4 फलक होते हैं, चतुष का मतलब होता है 4। और ग्रेफाइट की संरचना है वो होती है षटकोणीय, यानी कि षट मतलब 6 कोणीय होती है। और ये ग्रेफाइट जो है परतों के रूप में व्यवस्थित होता है, यानी कि इसमें परत पाई जाती है। जैसा कि आप देख पाओगे यहाँ पर ग्रेफाइट की संरचना में एक परत, ऊपर वाली परत ये है, ठीक है, दूसरी परत ये है, तीसरी परत ये है। तो ग्रेफाइट परतों में होता है, ठीक है। फिर दूसरा जो अंतर है, दूसरा गुण जो है वो है भौतिक अवस्था। तो हीरा जो है वो रंगहीन होता है और पारदर्शी होता है, ठीक है। पारदर्शी का मतलब जिसके आर पार देखा जा सके और जिसका कोई भी रंग नहीं होता, रंगहीन होता है। जबकि ग्रेफाइट जो है वो चमकदार होता है, अपारदर्शी होता है और काले रंग का होता है, ठीक है। दूसरा अंतर हो गया। इसी प्रकार से फिर तीसरा अंतर, तीसरे अंतर में अगर बात करें गुणों में कठोरता की, तो हीरा बहुत अधिक कठोर होता है। प्रकृति में जितने पदार्थ हैं उनमें सबसे अधिक कठोर पदार्थ हीरा ही है। और जबकि ग्रेफाइट जो है ये मुलायम होता है और चिकना होता है। तो इस प्रकार से हमें पहला जो क्वेश्चन था उसके आंसर में हमें टेबल बना करके इसी प्रकार से इसका आंसर लिखना है। चलिए फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में है, कार्बन परमाणु की श्रृंखलन प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं। देखो, कार्बन जो परमाणु है उसका प्रतीक चिन्ह सी है, और ये कार्बन कार्बन के साथ में जुड़ करके इस प्रकार से एक लंबी श्रृंखला बनाता है, एक लंबी चेन बनाता है। यह शाखित भी हो सकती है, अशाखित भी हो सकती है, ठीक है। तो इसे अपन श्रृंखलन कहते हैं। तो आपकी किताब के अंदर ये जो शुरू में कार्बन की जो विशेषताएं दी गई हैं, कार्बन परमाणु की विशेषताओं में आपको मिलेगा ये। तो अपन चलते हैं, पाठ का जो पहला पेज है ये रहा अपना 8 का पाठ, और इसमें ये अपनी हेडिंग है नीचे कार्बन परमाणु की विशेषताएं। उसमें ये अपना 5वां पॉइंट ये रहा श्रृंखलन के बारे में, ठीक है। कार्बन परमाणु में एक विशेष गुण होता है कि कार्बन कार्बन से जुड़कर, यानी कि एक कार्बन दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है, ठीक है, जुड़कर शाखित यानी कि शाखा वाली संरचना बना सकता है, या अशाखित बना सकता है, या चक्रीय तो गोल वर्ताकार, ठीक है, निर्माण कर सकता है। कार्बन के इस गुण को श्रृंखलन कहते हैं। ये तो हुई इसकी परिभाषा की बात। अब देखो, अशाखित का मतलब जिसमें कार्बन कार्बन इस प्रकार से आपस में जुड़े हुए हैं, सीधी श्रृंखला में है, ये तो हो गया अशाखित, कोई शाखा नहीं है इसमें। दूसरी शाखित, शाखित में देखो क्या होगा, यहाँ पर एक कार्बन के साथ में एक शाखा तो कार्बन की इधर निकल गई और एक शाखा इधर निकल गई। जिस प्रकार से पेड़ होता है, पेड़ की शाखा निकलती है ना, ठीक है, 2 शाखाएं हो सकती हैं, 3 शाखाएं हो सकती हैं, आगे और शाखाएं हो सकती हैं, वैसे ही शाखित भी हो सकता है। और तीसरा जो फिर वो इसमें है वो है कि चक्रीय, चक्रीय मतलब कि एक गोल, जैसे यहाँ पर ये कार्बन 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 इस प्रकार से सारे कार्बन हैं, ये एक चक्कर में होते हैं, एक साइकिल में होते हैं, ठीक है।
एक अति शाखित, अति मतलब बहुत ज्यादा शाखाएं हैं, देखो दो शाखाएं इधर है, ठीक है, दो इधर हो गई, तो इस प्रकार से बहुत ज्यादा शाखित होती है। तो ये तो हुआ इसमें कार्बन की अपनी श्रृंखला के गुण के बारे में। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। अब अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 25 में कि निम्न के आईयूपीएसी नाम व संरचना सूत्र लिखिए। तो देखिए इस पाठ में आईयूपीएसी जो नामकरण है कार्बनिक यौगिकों का वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए अलग से वीडियो अपने डाल रखा है, उसको आप 2-3 बार देखोगे तब आपके समझ में आएगा कि कार्बनिक यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर 3 आपके ये दिए गए हैं, और ऐसे प्रश्न बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं, तो आपको थोड़ा विशेष ध्यान देना है। तो देखो इसमें 2 बातें हैं, आईयूपीएसी नाम के अंदर 2 खास बातें हैं, वो तो आपको बिल्कुल याद करनी है कि एक तो कार्बन की संख्या, ठीक है, कार्बन की संख्या आपको याद होनी चाहिए। एक कार्बन है तो मोनो, 2 कार्बन है तो डाई, 3 है तो सॉरी, एक कार्बन है तो मेथ, 2 कार्बन है तो एथ, 3 कार्बन है तो प्रोप, 4 है तो ब्यूट, 5 है तो पेंट, 6 है तो हेक्स। अगर उसकी ये मोनो, डाई, ट्राई, टेट्रा ये कब आता है? जब वहां पर जो समूह है, मेथिल समूह है, जैसे मान लीजिए 2 बार जुड़ा है, 2 जगह जुड़ा है तो डाइमेथिल हो जाएगा। कैसे इसको अपन समझते हैं, देखो ये रहा आईयूपीएसी नामकरण। तो इसमें अपन देखें तो थोड़ा सा आप यहां देखिएगा, आईयूपीएसी पत्ती में ये रहे कार्बन, अगर 1 है तो मेथ, 2 है तो ए, 3 है तो प्रोप, ठीक है। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में एकल बंध है तो एन लगेगा उसके अनुलग्न, डबल बॉन्ड है तो इन लगेगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लगेगा, ठीक है। और प्रतिस्थापित समूह जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं? मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, इस प्रकार से। और अगर एक मेथिल है तो मोनो आ जाएगा, 2 बार है, 2 प्रतिस्थापी है तो डाई हो जाएगा, ठीक है, 3 है तो ट्राई हो जाएगा, 4 है तो टेट्रा हो जाएगा, थोड़ा आपको याद रखना है। और इसी प्रकार से अगर क्लोरीन है तो क्लोरो, ब्रोमीन है तो ब्रोमो, आयोडीन है तो आयोडो। तो ये सारी बातें हैं, परंतु यहाँ फिलहाल अपना जो क्वेश्चन है वो ये था कि C5H12 का नाम क्या है और सूत्र क्या है। तो ये देखो अपने यहां मिलेगा C5H12, ये रहा C5, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन और 5 कार्बन, 5 कार्बन है ना, तो C5। और H12 है, हाइड्रोजन की संख्या 12 है, तो आप काउंट कर सकते हो 3, 2 5, 2 7, 2 9 और 3 12। तो इसका आईयूपीएसी नाम है पेंटेन, ठीक है। पेंटेन, पेंट प्लस एन, पेंट प्लस एन 2 शब्दों से बना है। पेंट तो क्यों है? क्योंकि यहां पर 5 कार्बन हो गए, ठीक है। और एन क्यों है? क्योंकि इसमें सारे एकल बंध है, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो एन लगेगा। क्लियर? तो ये आपको ये सूत्र बनाना है और ये नाम लिखना है। इसी प्रकार से दूसरा क्वेश्चन क्या था अपना? दूसरा क्वेश्चन था इसमें C4H8, ठीक है। तो चलते हैं अपन अगले वाले में, C4H8 में। ये रहा कार्बन की संख्या 1 2 3 4, 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 8 है, देखो 3 2 5 1 6 और 7 8, ठीक है। आप हाइड्रोजन गिन सकते हो, चाहे दर्शक गिन लीजिए आप, 2 हाइड्रोजन, 1 3 2 5, 5 और 3 8 हाइड्रोजन। तो देखिएगा यहाँ इसमें नीचे आपको 2 दिए गए हैं, इसके 2 प्रकार से बन सकता है इसकी संरचना। कैसे? कार्बन आप 5 4 लिखोगे, ठीक है, 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट, और एक डबल बॉन्ड है इसमें तो इन हो गया, ठीक है। तो यहां पर अपन देखें तो डबल बॉन्ड यहां भी हो सकता है, कार्बन नंबर 1 पे भी हो सकता है, और ये यहां पर भी हो सकता है, कार्बन नंबर 2 पे भी हो सकता है। अब जब कार्बन अगर 1 पर है डबल बॉन्ड तो अपन गिनती इधर से करेंगे जिधर डबल बॉन्ड होगा, ठीक है ना। यानी डबल बॉन्ड अगर इधर है तो इधर से काउंटिंग करेंगे, डबल बॉन्ड अगर इधर है तो इधर से काउंटिंग करेंगे, नंबर 1 नंबर 2 नंबर 3, ये आपको ध्यान रखना है। यहां दोनों के बीच में तो आप चाहे इधर से कर लो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर, तो भी 2 पर आना है, चाहे इधर से कर लो 1 2 3 4, तो 2 पर ही डबल बॉन्ड आना है, ठीक है। तो इसका तनाव हो गया, अगर कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है तो 1 ब्यूटीन, और कार्बन नंबर 2 पे है तो 2 ब्यूटीन। लेकिन होना क्या है? ये ब्यूटीन है, ब्यूट प्लस इन, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन और इन का मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से दूसरा हो गया। इसी प्रकार से तीसरा C3H4। तो C3H4 में अपन देखें तो यहां देखो ये रहा C3H4,
कार्बन 1 2 3 कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 और 1 4, तो इसका नाम है प्रोपाइन। 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप और ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए आइन, ठीक है। अब आप कहोगे सर इसमें हमें कैसे पता चलेगा कि ट्रिपल बॉन्ड होगा डबल बॉन्ड होगा? तो आपको इसका जो सूत्र दे रखा है, जैसे मान लीजिए यहां पर क्या था, C3 और H4, ठीक है। तो आप देखिएगा ये सूत्र क्या है, CnH2n-2 वाला सूत्र है, यानी कि आपको इसका डबल करना है। 3 दूनी 6 और 6 में से 2 घटा दोगे तो आप 4 बचेंगे, तो इसका मतलब ये एथाइन वाला सूत्र है, ठीक है, एल्काइन वाला सूत्र है। क्योंकि हमने देखो यहां पर आपको इनके नाम, ये एल्काइन का सूत्र, ये सूत्र याद रखने आपको, ठीक है। इसी प्रकार से ये एल्किन का सूत्र है, ठीक। और इसी प्रकार से पिछले पेज पर अपने यहां पर एल्केन का मिलेगा +2 का, ये आपको सूत्र से ध्यान रखना है, ठीक है, कि हाइड्रोजन कितने आएंगे। तो आपको समझ में आ गया, यानी कि यहाँ पर C3H4 है, तो C3H4 जो है इसमें इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रो प्लस आइन, तो प्रोपाइन, ठीक है, अपनी किताब में दिया हुआ है, ये रहा प्रोपाइन। अब देखो इसमें चाहे ट्रिपल बॉन्ड आप चाहे यहां लगा दीजिए, यहां सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो इधर से इसकी काउंटिंग इधर से होगी 1 2 3, जिधर से ट्रिपल बॉन्ड नजदीक होता है उधर से काउंटिंग होगी। अगर हमने इधर ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया, इधर सिंगल कर दिया, तो इधर से काउंटिंग हो जाएगी 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, ठीक है। ये आपको काउंटिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना है, तो इसका नाम प्रोपाइन हो जाएगा। इस प्रकार से IUPAC नाम का क्वेश्चन भी हो गया। फिर अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पे, फ्रियोन के 2 उपयोग लिखिए, ठीक है। फ्रियोन जो है जिसे अपन CFC भी कहते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है। तो इसके 2 उपयोग पूछ रहा है। तो हमारे कार्बनिक यौगिक का दैनिक जीवन में जो उपयोग है, अपना एक टॉपिक अलग से ही ये रहा, दैनिक जीवन में उपयोगी कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक। इसमें पहला ही है क्लोरोफ्लोरोकार्बन या फ्रियोन, ठीक है। तो फ्रियोन के उपयोग ये रहे। तो हमें यहाँ पर 2 उपयोग दिए गए हैं, 2 ही पूछ रहा है, तो दोनों आंसर यहां से लिखना है कि फ्रियोन जो है अक्रिय विलायक के रूप में प्रयुक्त होता है। विलायक का मतलब जिसमें सारी चीजें घुल जाए, जैसे पानी है, पानी में एक विलायक है, उसमें चीनी घुल जाती है, नमक घुल जाता है, ठीक है। परंतु यहाँ पर यह अक्रिय विलायक है, किसी प्रकार की विक्रिया नहीं करता है। दूसरा है फ्रियोन का उपयोग रेफ्रिजरेटर यानी कि फ्रीज में, अपने घरों में जो फ्रीज है, एयर कंडीशन है यानी कि जो AC होती है, और शीत संग्रह गृह में यानी कि ठंडा करने वाली जो गोदाम होते हैं वहां पर, प्रशीतक के रूप में। प्रशीतक का होती है ठंडा करने वाली गैस। फ्रियोन एक प्रकार की गैस होती है जो ठंडा करने का काम करती है, चाहे फ्रीज के अंदर हो या AC में हो या कोल्ड स्टोरेज के अंदर हो, तो ये इसका उपयोग हो गया। तो यहाँ पर हमसे फ्रियोन के 2 उपयोग पूछे गए हैं, 2 हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 27 जो है वो है, CNG ईंधन के रूप में LPG से श्रेष्ठ क्यों, यानी कि CNG जो है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, ये अच्छा ईंधन है किसकी तुलना में, LPG की तुलना में, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस की तुलना में, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस की तुलना में CNG अच्छी होती है। क्यों होती है? तो यहां पर देखिए अपना अगला ही टॉपिक है इसी पेज पर, यह रहा CNG, ठीक है। तो CNG के अंदर लिखा हुआ है बिल्कुल नीचे यहां एक पैराग्राफ के अंदर कि LPG की तुलना में CNG अधिक सुरक्षित गैस है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब CNG अधिक सुरक्षित है। क्यों है? क्योंकि यह LPG से हल्की होने के कारण, CNG है यह हल्की होती है, ठीक है, हवा में ऊपर उड़ जाती है। हल्की होने के कारण यदि इसका रिसाव हो जाए, अगर लीकेज हो जाए मोटर गाड़ियों के अंदर, तो यह वायु में फैल जाती है। जबकि LPG भारी होने के कारण, LPG क्या है, भारी गैस है, और नीचे की सतह पर फैलेगी, एकत्रित हो जाएगी, जिससे दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि जब आग पकड़ लेगी LPG तो नीचे की तरफ आएगी और आग जलती रहेगी, जबकि CNG हल्की होती है, वो ऊपर उठेगी, ठीक है, तो उसके कारण दुर्घटना जो है उसकी संभावना कम रहती है, हल्की होने के कारण ये ऊपर उठ जाती है। तो क्वेश्चन ये था कि CNG ईंधन के रूप में LPG से श्रेष्ठ क्यों है, ठीक है। एक तो सुरक्षा की दृष्टि से हो गया। दूसरा अपन बात करें इसमें, देखो अगला पॉइंट है इसमें ईंधन की बात कर रहा है। तो ईंधन की तुलना में अपन बात करें तो CNG के अंदर क्या होता है कि कार्बन की मात्रा कम होती है, और जब ये जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड और CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 इसकी ये कम निकलता है, ठीक है, इसलिए से प्रदूषण भी कम फैलता है।
और जो यातायात के साधन है, जैसे दिल्ली वगैरह है, बड़े शहरों के अंदर आजकल सीएनजी की गाड़ियां काम में लेनी शुरू कर दी गई हैं, तो सीएनजी ईंधन के रूप में इसलिए भी श्रेष्ठ है। ठीक है, प्रदूषण कम फैलता है सीएनजी से। क्वेश्चन नंबर 28 है, हीरा कठोर एवं ग्रेफाइट मुलायम होता है क्यों? देखो आपने हीरा ग्रेफाइट पहले भी पढ़ा था, वहां तो पॉइंट था इनके उसमें किस चीज के लिए अंतर का क्वेश्चन था। तो अपन बात करेंगे पहले हीरे की कि हीरा कठोर क्यों है। ये रहा हीरे के अंदर, हीरे की संरचना में प्रबल सह संयोजक बंधों का त्रिविमीय जाल होता है। देखो खास बात क्या है कि हीरे में है क्या, कार्बन कार्बन ही है, परंतु उन कार्बनों के बीच में प्रबल यानी कि मजबूत सह संयोजक बंध होता है। ठीक है, और सह संयोजक बंधों का त्रिविमीय जाल होता है, इसलिए इसके कारण ये अत्यधिक कठोर होता है। और हीरा अब तक ज्ञात तत्वों के अंदर सबसे ज्यादा कठोर पदार्थ है। ये तो बात हो गई हीरे की, हीरा कठोर क्यों है। फिर बात करेंगे अपन ग्रेफाइट की, ग्रेफाइट मुलायम क्यों है। ठीक है, दूसरी चीज पूछ रहा है कि ग्रेफाइट नरम क्यों होता है। तो ग्रेफाइट में क्या होता है, ग्रेफाइट परतों के रूप में पाया जाता है, और जो दो परतें होती हैं उन दोनों परतों के बीच में दुर्बल बंध होता है। ये जो बंध होता है वो वांडरवाल बंध होता है। तो दुर्बल बंध होने के कारण और परतों के बीच में अधिक दूरी होने के कारण ये परतें एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। ठीक है, जिसके कारण ये मुलायम होता है और ये आसानी से टूट जाता है। तो यह आपको कारण लिखना है। ठीक है, हीरा कठोर क्या है, ग्रेफाइट मुलायम क्यों है, ये आपको कारण सहित लिखना है। क्वेश्चन नंबर 29 है, फुलरीन की कोई 4 विशेषताएं बताइए। देखो हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन ये कार्बन के अपर रूप हैं, और ये रहा फुलरीन। तो फुलरीन के अंदर ये विशेषता पूछ रहा है, 4 विशेषता, तो कोई भी आप अपनी आसानी की जो आपको इजी लगे वो आप लिख सकते हो। पहला है फुलरीन की संरचना फुटबॉल की तरह होती है। आप देख पा रहे हैं डायग्राम में, आपकी किताब में ये रहा फुलरीन का चित्र, फुटबॉल जैसा होता है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आप लिख सकते हो कि फुलरीन नाम क्यों पड़ा। अमेरिका के अंदर प्रसिद्ध वास्तुकार हुए हैं, वैज्ञानिक नहीं है, वास्तुकार हैं, आर्किटेक्ट हैं, जो मकान वगैरह डिजाइन करते हैं ना उसे बोलते हैं वास्तुकार। ठीक है, उनका नाम था बकमिंस्टर फुलर, तो उनके नाम पे रखा गया है फुलरीन। और तीसरा दो पॉइंट आप लिख सकते हो कि फुलरीन के अणु में 60, 70 या अधिक कार्बन हो सकते हैं। और चौथे पॉइंट में आप लिखोगे कि जो 60 वाला कार्बन, 60 वाला जो फुलरीन है वो सबसे अधिक स्थायी होता है, और इसको बकमिस्टर फुलरीन भी कहा जाता है। तो आप इनमें से कोई भी 4 पॉइंट आपको जो आसान लगे वो आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर फिर 30 है, हाइड्रोकार्बन के वर्गीकरण का रेखाचित्र बनाइए। देखो हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और एक रेखाचित्र पूछ रहा है, तो आपको जिस प्रकार से किताब में एक रेखाचित्र बना हुआ है, रेखा का मतलब तो उसमें लाइन लाइन खींची होती है, लिखना कुछ नहीं आपको। ये रहा हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। ठीक है, आपको दिख रहा होगा हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण। तो हाइड्रोकार्बन में आपको दिख रहा है कि विवृंत श्रृंखला, विवृंत का मतलब है जिसके अंदर जो कि अचक्रीय होगा, और सैवृंत का मतलब जो चक्रीय होगा। ठीक है, तो ये 2 प्रकार का होता है, संतृप्त, संतृप्त में होता है एल्केन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन। ठीक है, असंतृप्त में होता है एल्कीन और एल्काइन। ठीक है, जैसे एथिन, प्रोपिन, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होगा, और एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा। जबकि यहाँ संतृप्त में जो एल्केन है उसके अंदर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। इसी प्रकार से यहां पर फिर बात करें, इधर ये 2 चक्रीय वाले हैं, ये चक्रीय भी 2 प्रकार के होते हैं। यहां आप देख पा रहे हो, ये रहा चक्रीय, मतलब यहाँ कार्बन कार्बन एक चक्कर में होते हैं। देखो इस प्रकार से ना राउंड में है। ये 2 प्रकार के हैं, कौन कौन से, एक तो रहा एलिसाइक्लिक या एलिफेटिक। एलिफेटिक का मतलब होता है जो जलने पर धुआं नहीं देते हैं, बिना धुएं के साथ जलते हैं। और एरोमेटिक का मतलब होता है जो जलने पर धुआं देते हैं। इनके एग्जाम्पल जरूर याद कर लीजिएगा, साइक्लोहेक्सेन है एलिफेटिक का तो, और एरोमेटिक में आपको याद करना है बेंजीन। ठीक है, ये बेंजीन की संरचना आप देख पा रहे हो। इस प्रकार से यहां आपको रेखाचित्र बनाना है, तो ये हमें हाइड्रोकार्बन का एक रेखाचित्र यहां समझाया गया है। 31 का क्वेश्चन है, ग्रेफाइट का उपयोग लिखिए। ग्रेफाइट जो अभी अपन ने पढ़ा था, तो ग्रेफाइट जो है वो हमारे दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ काम में आता है वो हमें लिखना है। ये रहा अपना ग्रेफाइट का टॉपिक, और ये रहे ग्रेफाइट के उपयोग। पहला उपयोग है ग्रेफाइट पेंसिल में, अपनी जो कच्ची पेंसिल होती है जिससे अपन डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, उसके अंदर होता है। शुष्क स्नेहक के रूप में, स्नेहक का मतलब होता है जो घर्षण को कम करने वाला पदार्थ होता है, जैसे मोटर गाड़ियों में ग्रीस यूज करते हैं या ऑयल यूज करते हैं अपन, वो स्नेहक होते हैं। उसी प्रकार से जो ग्रेफाइट है ये शुष्क होता है, लिक्विड अवस्था में नहीं होता, पाउडर की तरह होता है।
और इलेक्ट्रोड बनाने में जैसे आपने सेल देखा होगा अपने घरों में, जो सेल अपन बैटरी में टॉर्च में यूज करते हैं ना, उसमें काले रंग की बीच के अंदर इस प्रकार से एक छड़ होती है, वो ग्रेफाइट की बनी होती है, कार्बन की बनी होती है। ग्रेफाइट में भी कार्बन कार्बन ही होता है, तो इसे इलेक्ट्रोड कहते हैं। लोहे की वस्तुओं पर पॉलिश करने में इसका प्रयोग करते हैं। और 5वां पॉइंट लिख रखा है इसमें कि परमाणु भट्टियां जो होती है, नाभिक के परमाणु भट्टियां, उनके अंदर मंदक के रूप में, यानी कि परमाणु भट्टियों के अंदर जब कभी बहुत ज्यादा विस्फोट होना शुरू हो जाता है, अभिक्रिया बहुत ज्यादा तेज हो जाती है, तो उस अभिक्रिया को मंद करने के लिए, रोकने के लिए, कम करने के लिए मंदक के रूप में अपन ग्रेफाइट का उपयोग करते हैं। तो अपन ने ग्रेफाइट के उपयोग समझे। क्वेश्चन नंबर 32 है, कार्बन परमाणु की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। देखो कार्बन की विशेषता पूछ रहा है, जो कि इस पाठ का सबसे पहला ही पॉइंट है कि कार्बन परमाणु की क्या विशेषताएं हैं। तो अपनी किताब के अंदर 6-7 विशेषताएं दी गई हैं, तो आप इनमें से कोई भी 3-4 इंपोर्टेंट विशेषता याद कर लीजिएगा। ये रहा कार्बन परमाणु की विशेषताएं। पहला पॉइंट है कि आवर्त सारणी में कार्बन परमाणु 6 नंबर पे आता है। क्यों? क्योंकि इसके पास 6 प्रोटॉन होते हैं, ठीक है, और इसे सी से दर्शाते हैं, प्रतीक चिन्ह क्या है, सी है। दूसरी आप कर सकते हो विशेषता में इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, 6 इलेक्ट्रॉन, देखो 2 और 2 4 और 2 6। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और तीसरी विशेषता लिख सकते हो आपकी यहां पर कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, ठीक है, बिल्कुल छोटे छोटे पॉइंट बता रहे हैं। चौथी आप विशेषता लिख सकते हो कि कार्बन की ज्यामिति समचतुष्फलकीय होती है, ठीक है। इतना लिखना है बस आपको, इसमें आगे और डिटेल से ज्यादा लिखने की आवश्यकता नहीं है। और 5वें पॉइंट में आप लिख सकते हो कि कार्बन परमाणु के अंदर संरक्षण का गुण पाया जाता है, ठीक है, ये 6वां पॉइंट हो गया। और 7वां पॉइंट में आप लिख सकते हो कि कार्बन परमाणु पारगमन से एकल बंध, द्विबंध और त्रिबंध द्वारा जुड़ सकता है। और अंतिम पॉइंट आप 7वां लिख सकते हो कि कार्बन परमाणु की विद्युत ऋणता जो है हाइड्रोजन परमाणु के लगभग समान होती है, ठीक है। तो आप इनमें से कोई भी 3-4 विशेषता याद कर लीजिए जो आपको आसान लगे। इनके लिए अलग से वीडियो डाला हुआ है पहले से अपन ने, उसको आप समझ सकते हो, देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 33 है, निम्न के आईयूपीसी नाम लिखिए। देखो आईयूपीसी नाम का क्वेश्चन पहले भी आया था, यहाँ 4 क्वेश्चन और आ गए। पहला है आइसो ऑक्टेन, ठीक है, तो अपने किताब में अपन देखेंगे, इसको ढूंढने का प्रयास करेंगे। देखो मिलेगा, किताब में दिया गया है इसका आइसो ऑक्टेन का अपना आईयूपीसी जो नाम है, ये रहा आइसो ऑक्टेन, ठीक है, आइसो ऑक्टेन। देखो आइसो ऑक्टेन जो है, ये तो नाम इसका रूढ़ पत्ती में इसका नाम है, परंतु अपन को आईयूपीसी नाम पूछ रहा है। देखो आइसो का मतलब होता है एक जैसा, एक समान, समावेशी जिसको बोलते हैं। तो यहां पर देखो CH3 है कार्बन की श्रृंखला में, इधर भी CH3 एक जैसा ही है, इधर कार्बन के इधर भी CH3 जुड़ा है, इधर भी CH3 जुड़ा है। जिस प्रकार से दर्पण के अंदर कांच, जैसे मान लीजिए यहाँ कांच है, इधर कोई व्यक्ति खड़ा है, तो दर्पण में भी ऐसा ही दिखाई देगा, इधर CH3 इधर CH3। इसी प्रकार से मान लीजिए यहाँ CH3 है, इधर ऊपर CH3 है, इधर भी नीचे CH3 है। तो ये अपन इसको बोलते हैं आइसो, इस पोजीशन को आइसो बोलते हैं, ठीक है। दूसरा आगे ऑक्टेन, ऑक्टेन जो नाम है वो है 8, ऑक्टा का मतलब 8 होता है। तो यहाँ कुल कार्बन 8 आप गिन सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये तो इसका रूढ़ पत्ती में नाम है, परंतु ये पूछ रहा है कि इसका आईयूपीसी नाम। तो आईयूपीसी नाम में अपन क्या करेंगे कि सबसे लंबी श्रृंखला लेंगे, जिधर से लंबी कार्बन की श्रृंखला हो सके। तो ये ले लो, चाहे इधर से आप, या चाहे इधर से ये ले लो आप, ठीक है। तो यहाँ इसमें ये ली गई है ऊपर वाली, इधर तक ये, ठीक। दूसरी बात अपन काउंटिंग आप कहोगे सर इधर से भी कर सकते थे, इधर से, क्योंकि तो यहाँ देखो कार्बन नंबर, अगर इसको 1 करते, यहाँ 2 करते, तो यहाँ पर तो क्या जुड़ा है इसमें, देखो ये मेथिल समूह जुड़ा है, परंतु यहाँ पर कार्बन काउंटिंग इधर से की गई है क्योंकि कार्बन नंबर 2 पे यहाँ पर 2 बार मेथिल जुड़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे इसमें, देखो कार्बन नंबर 2 पे क्या है, कार्बन नंबर 2, तो 2 लिख दिया, यहाँ पर क्या है मेथिल, तो मेथिल। फिर कार्बन नंबर 2 पे एक मेथिल और है, तो कार्बन नंबर यहाँ फिर 2 लिख दिया अपन ने कोमा लगा करके, क्या है मेथिल है, सेम है। फिर कार्बन नंबर 4 पे एक मेथिल नीचे रहा, ये रहा, तो कार्बन नंबर यहाँ पर अपन ने 4 लिख दिया, ठीक है। और मेथिल है तो मेथिल है। कितनी बार मेथिल हो गया, 1 बार मेथिल, 2 बार मेथिल और 3 बार मेथिल, तो 3 के लिए आ जाएगा ट्राई, 3 को बोलते हैं ट्राई, 1 को मोनो, 2 को डाई, 3 को ट्राई, तो 2 2 4 ट्राई मेथिल। और कितने कार्बन है कुल 5, तो 5 को पेंट, पेंट बोलते हैं, सारे सिंगल बॉन्ड है, तो पेंट के आगे एन जोड़ दो, पेंट प्लस एन, तो पेंटेन नाम हो गया, पूरा नाम हो गया 2,2,4 ट्राई मेथिल पेंटेन। ये नामकरण, तो नामकरण की पत्ती हमने पहले भी समझ रखी है, तो आप वहां से भी इसको देख सकते हो। फिर दूसरा क्वेश्चन, इसी के अंदर आईयूपीसी नाम, इसका आईयूपीसी नाम क्या है। तो देखिए इसमें अपन काउंटिंग किधर से करेंगे, जिधर डबल बॉन्ड नजदीक होता है, अगर इधर से करें 1 नंबर 2 नंबर
ठीक है, 3 नंबर ये होगा। चाहे इधर से कर लो आप 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर, परंतु इधर से क्यों नहीं की गई और इधर से क्यों नहीं की गई? क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड इधर है, तो कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है, तो 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर। ठीक है, चाहे ये कर लो आप, चाहे 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर ये कर लो, एक ही बात है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर कार्बन नंबर 1 दे दिया, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3। वास्तव में क्या होगा, प्रतिस्थापित समूह ऊपर जुड़ा है तो नाम हो जाएगा 2, क्या जुड़ा है, मेथिल। यहाँ पर तो 2 मेथिल लिख देंगे यहाँ। ठीक है, 2 मेथिल। कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है तो क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, और कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 1 2 3, तो 3 के लिए क्या लिख देंगे अपन, प्रोप। डबल बॉन्ड है तो इन जोड़ देंगे। ठीक है, 2 मेथिल 1 प्रोपिन। देखते हैं इसको, आपकी किताब में शायद ये होना चाहिए, अगर है तो वहीं देखेंगे अपन 2 मेथिल 1 प्रोपिन का। ये रहा, देखो ये रहा, मिल गया ना, किताब के अंदर भी है अपने काउंटिंग दर्शिकी 1 2 3। ठीक है, यहाँ पर 2 पे मेथिल जुड़ा है तो 2 मेथिल। ठीक है, 1 पे यहाँ क्या डबल बॉन्ड है तो प्रोप प्लस इन, 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया, और इन डबल बॉन्ड के कारण इन जुड़ गया। ठीक है, प्रोप प्लस इन प्रोपिन। तो आप पीछे भी देख सकते हो, ये सारे अपन ने समझे हुए हैं। अगला है नियोपेंटेन। देखो ये तो रूट पत्ती का नाम है, पेंटेन का मतलब 5 कार्बन है। ठीक है, परंतु इसका आईयूपीसी में नाम क्या होगा वो अपन देखेंगे यहाँ पर, नियोपेंटेन। ये रहा अपनी किताब में, मिल गया आपको। ठीक है, देखो मैंने कहता है पेंटेन मतलब 5 कार्बन, तो कार्बन 1 2 3 4 5, 5 को पेंटेन बोल दिया। नियो किसे कहते हैं, जिसके अंदर यानी कि मान लीजिए यहाँ पर बीच में एक है और उसके इधर भी चारों तरफ एक जैसे जुड़े हुए हैं, तो उसको नियो कहेंगे अपन। ठीक है, तो बीच में एक कार्बन के चारों तरफ एक जैसे जुड़े हैं तो ये नियो हो गया, और 5 कार्बन टोटल ये पेंटेन हो गया। परंतु आईयूपीसी नाम क्या होगा, आईयूपीसी में चाहे आप इधर से काउंटिंग कर लो, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इसको दे दो, चाहे इधर से कर लो 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, चाहे इधर से कर लो 1 2 3, या इधर से कर लो 1 2 3, एक ही बात है, कहीं से भी करो, ये बीच में आना है और ये इधर इधर मेथिल समूह आने हैं। तो यहाँ किताब में इधर ऐसे कर रखा तो यहाँ से ले लिया अपन ने। वास्तव में क्या है, कार्बन नंबर 1 पे कुछ नहीं है, कार्बन नंबर 2 पे एक मेथिल तो ऊपर है एक नीचे है, तो अपने क्या लिख दिया 2, यानी कार्बन नंबर 2 पे ऊपर मेथिल है तो मेथिल हो गया। कार्बन नंबर नीचे भी मेथिल है तो यहां भी मेथिल हो गया। ठीक है, 2 बार है, एक बार ऊपर एक बार नीचे, तो क्या हो गया डाई, तो 2 2 डाई मेथिल समूह है। और प्रोपेन सिंगल बॉन्ड है तो एन आ जाएगा, और 3 कार्बन है तो प्रो प्लस ए नाम हो गया। इस प्रकार से नियोपेंटेन का नाम हो गया। और अंत में अपना दे रखा है यहाँ पर CH3 CH, उसके ब्रोमीन जुड़ा है प्रतिस्थापु, आगे जुड़ा है क्लोरीन और CH3। तो इसमें देखो अपन को यहाँ सबसे पहले बात क्या करेंगे कि इस प्रकार के जो ये रहा, देखो ये रहा है क्वेश्चन। ठीक है, उसमें क्या था, यहाँ ब्रोमीन जुड़ा था अपने क्वेश्चन में और यहाँ क्लोरीन जुड़ा था। तो आप कहोगे सर काउंटिंग इसकी किधर से करेंगे, देखो यहाँ डबल बॉन्ड का कोई रोल नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड ही है। यहाँ प्रतिस्थापित समूह की अल्फाबेट देखेंगे, ब्रोमीन की स्पेलिंग बी से शुरू होती है, क्लोरीन की स्पेलिंग सी से शुरू होती है। तो एबीसीडी में ए, उसके बाद में बी आता है, फिर सी आता है, तो बी यानी कि ब्रोमीन पहले आता है और सी बाद में आता है, तो जो पहले आएगा उधर से काउंटिंग होगी। पहले ब्रोमीन आ रहा ना इधर से, तो इधर से काउंटिंग होगी। इधर से काउंटिंग क्यों नहीं हुई, क्योंकि यहाँ से क्लोरीन जो है ये क्लोरीन आता है। ठीक है, इसलिए क्लोरीन से काउंटिंग नहीं करेंगे पर ब्रोमीन से काउंटिंग करेंगे। एबीसीडी में जो नाम है उधर से काउंटिंग करते हैं अल्फाबेट के अकॉर्डिंग। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, कार्बन नंबर 2 पे क्या है ब्रोमीन प्रतिस्थापी, तो 2 ब्रोमो। फिर कार्बन नंबर 3 पे क्या है क्लोरीन, तो 3 क्लोरो। कार्बन टोटल कितने हैं 4, तो क्या हो गया ब्यूटेन, तो 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटेन। ठीक है, ये तो बात हुई इसकी आईयूपीसी नाम की। तो हमने इस प्रकार से जो क्वेश्चन नंबर 33 था उसको समझा, और आगे अपन क्वेश्चन नंबर 34 की बात करेंगे। प्लास्टिक किसे कहते हैं, प्रमुख प्लास्टिक बहुलकों के नाम लिखिए। तो देखो प्लास्टिक यहाँ पर अपने जो बहुलक वाला पॉइंट है, उस बहुलक वाले पॉइंट में मैं आपको बता दूं कि बहुलक 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और कृत्रिम। और प्राकृतिक जो बहुलक है, देखो ये रहा प्राकृतिक बहुलक, अपने सिलेबस के अंदर सिर्फ इसका एक एग्जाम्पल है, वो है प्राकृतिक रबड़ का। तो आप देख पा रहे हैं ये रहा प्राकृतिक रबड़, और इसका जो एकलक होता है, ठीक है, प्राकृतिक रबड़ का जो आइसोप्रीन है वो बहुलक इसका आइसोप्रीन होता है। क्या होता है प्राकृतिक रबड़ का बहुलक जो है आइसोप्रीन। तो यहाँ क्वेश्चन क्या था कि देखो क्वेश्चन देखिएगा, प्लास्टिक किसे कहते हैं। तो पहले सॉरी अपन बात कर रहे हैं प्लास्टिक की, तो मैं प्लास्टिक की बात चल रही है ना, तो प्लास्टिक पे आते हैं।
अपना रबड़ वाला कंफ्यूज हो गया इसमें, तो आगे अपन प्लास्टिक देखेंगे। ये रहा प्लास्टिक, ठीक है, मिल गया प्लास्टिक। तो देखो प्लास्टिक आप देख पा रहे हो कि प्लास्टिक इसमें कई प्रकार के हैं। कौन कौन से? प्रमुख प्लास्टिक बहुलकों के नाम लिखिए, ठीक है। तो प्लास्टिक बहुलकों के जैसे मान लीजिए पॉलीथीन की बात कर रहा है ये, तो पॉलीथीन का तो एथीन हो गया, ठीक है, तो पॉलीथीन हो गया। दूसरा बहुलक क्या हो गया? पॉलीविनाइल क्लोराइड पीवीसी हो गया। इनके नाम और सूत्र आप याद रखिएगा। तीसरा क्या है? पॉलीविनाइल साइनाइड या पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल हो गया। और चौथा जो है वो दिया गया अपना स्टायरिन, ठीक है, पॉलीस्टायरिन हो गया। तो ये सारे आपको नाम लिखने हैं। और प्लास्टिक से आप परिचित हो। प्लास्टिक जो है एक ऐसा पदार्थ है जो विद्युत का सुचालक या कुचालक होता है, सॉरी कुचालक या अचालक, ठीक है, जिसमें करंट नहीं आता। विद्युत और उष्मा का अचालक या कुचालक होता है, ठीक है। और ये हल्का होता है। अपने घरों में प्लास्टिक की चीजें अपन इसीलिए रखते हैं। तो ये सारी बातें प्लास्टिक की हो जाएंगी। अगला है हीरा फुलरीन की उपयोगिता। हीरे का और फुलरीन का क्या उपयोग है अपने दैनिक जीवन में? तो ये हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन तीनों ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हीरे का और फुलरीन का पूछ रहा है, तो ये रहा अपना हीरा। हीरा का उपयोग तो आप सभी जानते हो, पहले से परिचित हो। हीरे का उपयोग कांच को काटने में करते हैं। कांच का जो बड़े कारखाने होते हैं वहां काटने के लिए हीरे का उपयोग होता है। चट्टानों और पत्थर काटने मशीन में हीरा होता है। फोनोग्राम की सुई के अंदर हीरा का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से यहाँ चौथा पॉइंट और है, रत्न आभूषण, आभूषण वगैरह बनाने में हीरे का प्रयोग होता है। इसी प्रकार से फुलरीन का उपयोग पूछ रहा है, तो फुलरीन के उपयोग ये रहे प्राकृतिक गैस के शुद्धिकरण में। प्राकृतिक गैस यानी कि नेचुरल गैस जो है ना, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, उसको शुद्ध करने में। आणविक बेरिंग में, ठीक है। और उस ताप पर अतिचालित होने के कारण तकनीकी रूप से कार्बन का बहुत महत्वपूर्ण अपरूप है। तो ये सारे उपयोग आपको लिखने हैं। और अंतिम क्वेश्चन है फ्रियोन के नामकरण को समझाइए। इसके लिए हमने एक अलग से वीडियो डाल रखा है, ये रहा फ्रियोन का नामकरण। देखो इसमें तीन चीजें हैं, एक्स, वाई और जेड। फ्रियोन का अणुसूत्र दिया हुआ है, आपसे इसका नाम पूछा जा सकता है, या परीक्षा में नाम दिया हुआ आएगा, इसका अणुसूत्र पूछा जा सकता है, दोनों तरफ से आ सकता है। यहाँ एक्स का मतलब है कार्बन की संख्या में से -1 कर दीजिएगा। वाई का मतलब है हाइड्रोजन की संख्या में +1 कर दीजिए। हाइड्रोजन इसमें है ही नहीं, हमेशा 1-1 आएगा, देखो हर जगह 1-1 आ रहा है। और जेड का मतलब है फ्लोरीन की संख्या। तो देखो इसकी बात करें, कार्बन कितना? 1 में से अपन 1 घटाएंगे तो 0 बचेगा, यहाँ 0 आ जाएगा। दूसरा क्या लिखेंगे? 1 हाइड्रोजन की संख्या +1, तो ये दूसरा 1 आ गया, हाइड्रोजन इसमें नहीं होता। तीसरा फ्लोरीन की संख्या कितनी है? फ्लोरीन 1 है, तो ये 1 आ गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार से मान लीजिए इसकी बात करें अपन, कार्बन की संख्या -1, कार्बन कितने हैं? 2 में से 1 घटा दो, कितना बचेगा? 1 बचेगा। उसके बाद में क्या आएगा? हाइड्रोजन की संख्या +1, हाइड्रोजन तो इसमें है नहीं, हमेशा 1 ही आता है। तीसरा क्या इसमें? फ्लोरीन की संख्या। फ्लोरीन कितने यहाँ पर देख पा रहे हो? 2 हैं, तो यहाँ 2 कर दो, बस, बिल्कुल सिंपल है। अगर इस प्रकार से ये दे दिया गया, आपसे ये पूछ लिया जाए, तो भी आपको ये सूत्र याद रखना है कि कार्बन की संख्या में से -1 करना है, हाइड्रोजन की संख्या +1, और जेड का मतलब है फ्लोरीन की संख्या। बस ये 3 चीजें याद रखिएगा। इसके लिए एक अलग से वीडियो पर डाल रखा है, उसको भी आप आसानी से देख सकते हो। अपना प्रश्न उत्तर करवाने का उद्देश्य यह है कि कौन से प्रश्न का उत्तर कहां पर है और आपको इसका आंसर किस प्रकार से लिखना है। ये अपने सारी बातें पढ़ी। अगले वीडियो में हम इस पाठ के जो निबंधात्मक प्रश्न उत्तर हैं उनको समझेंगे। धन्यवाद।